नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा के चुनाव होने में मात्र 1.5 महीने का समय शेष है। 2 महीने के अंदर तो बिहार में नई सरकार भी बन चुकी होगी। खैर, आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की। आप याद कीजिए कि जब से एनडीए की बिहार में सरकार बनी 2005 में, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कोटे में कभी भी लव और कुश समीकरण नहीं रहा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच एक आम अंडरस्टैंडिंग थी कि लव कुश को नीतीश कुमार साधेंगे, अति पिछड़ा नीतीश कुमार साधेंगे, भारतीय जनता पार्टी सवर्ण, वैश्य, अति पिछड़ा के कुछ अलग जातियां, इनको बीजेपी साधेगी। फिर बात आई दलित महादलित की, तो जब चिराग पासवान, रामविलास पासवान के सहारे बीजेपी ने साधने का प्रयास किया तो एक इस प्रकार की राजनीति चलती आ रही थी। लेकिन आपने देखा कि 2000 लगातार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी रहे लगातार। उसके बाद जब सुशील मोदी का दौर खत्म हुआ तो बीजेपी की ओर से 2 नए उप मुख्यमंत्री आए। एक आए तारकिशोर प्रसाद, दूसरी आई रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद कटिहार के विधायक, जाति से कलवार, वैश्य की उपजाति है कलवार, और रेणु देवी अति पिछड़ा समाज से, मतलब एक पिछड़ा वैश्य, दूसरा अति पिछड़ा नुनिया समाज की प्रतिनिधि रेणु देवी को बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया, मतलब अपना चेहरा बनाया। मतलब बीजेपी सवर्ण प्लस ये पिछड़ा, अति पिछड़ा वैश्य और वैश्यों की उपजातियों को मिलाकर अपना एक वोट बैंक बीजेपी बिहार में लगभग उसको लगातार साधती रही। लेकिन माना गया, और नीतीश कुमार का वही रहा, लवकुश, अति पिछड़ा, महादलित। लेकिन माना गया कि 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बहुमत तो मिल गया लेकिन अच्छा नहीं रहा। उसके कई फैक्टर, कई कारण थे। एक तो कारण था चिराग पासवान वाला फैक्टर कि चिराग पासवान ने अपने लगभग 137 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए। विशेषकर जनता दल के प्रत्येक उम्मीदवार को चिराग पासवान ने टारगेट किया। दूसरा कहा गया कि तेजस्वी यादव का पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई का नारा जो पहला 3 चरण था उसमें पहले चरण में काफ़ी प्रभावी रहा। मेरा मानना है कि सीपीआई एमएल के साथ गठबंधन भी काफ़ी प्रभावी रहा राष्ट्रीय जनता दल के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए। चूंकि अगर परिणाम की हम समीक्षा करेंगे तो देखते हैं कि बिहार के 3 प्रमंडल जो पटना, मगध और सारण प्रमंडल में महागठबंधन को लीड मिला। उसका कारण सबसे, और इन्हीं 3 क्षेत्रों में सीपीआई एमएल की उपस्थिति भी है, उसकी ताकत भी है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सीपीआई एमएल एक बड़ा फैक्टर था। साथ ही एक और फैक्टर जाति के आधार पर जो निकल कर आया, वो ये निकल कर आया कि नीतीश कुमार का लव और कुश का समीकरण भी दरका है। और उसको दरकाने के लिए आरजेडी ने भी लगातार प्रयास किया था। आरजेडी ने पिछले विधानसभा चुनाव से ही कुश, विशेषकर कुशवाहा समाज के मतों को निशाने पर लिया और कुशवाहा जाति से कई उम्मीदवारों का चयन किया, नए उम्मीदवार उतारे। उसके अलावा सीपीआई एमएल के तरफ से और सीपीआई सीपीएम के तरफ से भी सबसे अधिक संख्या में, औसत में मैं बता रहा हूं, प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक रूप से कुशवाहा जाति को कई टिकटें दी गई। जैसे अगर हम सीपीआई एमएल की बात करें तो अरुण सिंह कुशवाहा, उसके बाद राजा राम सिंह, उसके बाद आप देख लीजिए महानंद सिंह जो अरवल के विधायक हैं। ऐसे कई चेहरों को उतारा गया। तो इसका असर क्या पड़ा? इसका असर पड़ा कि कुशवाहा मत नीतीश कुमार का टूटा। उसके बाद जब दोबारा नीतीश कुमार 24 में बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी ने पहले जो रणनीति वैश्य वर्ग को आगे रखकर जो बिहार में राजनीति कर रही थी, तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि नहीं, वैसे तो देश का प्रधानमंत्री भी है नरेंद्र मोदी, वैश्य वर्ग से देश के गृह मंत्री भी है, तो चलो बिहार में नेतृत्व बदल कर देखते हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने दांव लगाया सम्राट चौधरी पर
कुशवाहा जाति का उप मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, साथ में एक सवर्ण विजय सिन्हा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया और फिर सरकार बनाई। साथ ही एक और जो विशेष उल्लेखनीय मंत्रिमंडल में अंतर क्या आया कि पहली बार बीजेपी की तरफ से 2005 से लेकर 2025 नीतीश कुमार की सरकार में जब जब बीजेपी जितने दिन भी रही, प्राय तो बीजेपी ही रही, पहली बार बीजेपी के कोटे से कोई कुर्मी जाति का व्यक्ति मंत्री बना था। एक तो कुशवाहा बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी, और दूसरा कुर्मी जाति का एक मंत्री कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी कोटे से बने। ये एक बड़ा फैक्टर था। मतलब क्या था, बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी और नीतीश कुमार के बाद भी की राजनीति को साध रही थी कि नीतीश कुमार का दौर खत्म होने वाला है, उसके बाद जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण अति पिछड़ा लगभग बीजेपी पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर हथिया चुकी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2014 का लोकसभा चुनाव का परिणाम निकाल कर देखिए कि 2014 में जहां जहां नीतीश कुमार के भी उम्मीदवार अति पिछड़ा थे, बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, लेकिन जीत बीजेपी के अति पिछड़ा उम्मीदवार की हुई। कई ऐसी सीटें हैं, तो इसीलिए आप उसका देख सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो 2014 का या 2015 का विधानसभा का चुनाव रहा हो, साबित होगा कि नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ा अति पिछड़ों का। ठीक है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब आइए इस बार, तो अब आगे क्या स्थिति बन रही है कि 2020 में तो कुशवाहा वोट टूटा, 24 में भी कुशवाहा वोट डिस्टर्ब हुआ, और कहा जाता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में कुछ कुर्मी वोट भी डिस्टर्ब हुआ नीतीश कुमार का। जदयू को तो मिला लेकिन बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है बिहार में। क्या है प्रयोग? बीजेपी ने अपनी उड़ीसा के कद्दावर नेता, बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, उनको बिहार में चुनाव प्रभारी बनाया बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको सह प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। आपको पता है बीजेपी ने पहले ही एक कुशवाहा समाज, जो कुशवाहा मौर्य शाख का जो एक अम्ब्रेला है, उसी से एक सैनी, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री पहले ही बीजेपी बना चुकी है। तो लगातार देश भर के अंदर बीजेपी लगातार कुशवाहा राजनीति को साधने का प्रयास कर रही है। तो अब बिहार में भी एक कुर्मी बिहार का चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और कुशवाहा केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केवल उप मुख्यमंत्री नहीं है, जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक हिंदुत्व के बड़े चेहरा थे वहां केशव प्रसाद मौर्य। विनय कटियार के बाद हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकप्रियता थी। हाँ, योगी आदित्यनाथ की राजनीति तो गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास ही सीमित थी, लिमिटेड थी मुख्यमंत्री बनने से पहले। हाँ, अब ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कि योगी आदित्यनाथ का कद जो है बहुत बड़ा हो गया। नहीं तो पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जब कुशवाहा कुर्मी को साझा करती थी तो कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, फिर बाद में केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के पुराने नेता हुआ करते थे। तो ऐसे ही बड़े नेताओं के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुशवाहा कुर्मी राजनीति को साधती रही। बिहार में भी देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार के दौरान रामदेव महतो बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में। ठीक है, राम वृक्ष चौधरी बीजेपी के बड़े कुर्मी जाति के नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजेपी, चंद्रकांता सिन्हा नालंदा जिला की कुर्मी समाज से बीजेपी की बड़ी नेता हुआ करती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ, बीजेपी ने यहां तक कि अपने प्रेम रंजन पटेल को भी जो है, ठीक है, 2 बार चुनाव जिताया, लेकिन बहुत बड़ा कद जो है वह बीजेपी नहीं बढ़ा पाई, इसलिए कि बीजेपी को महसूस ही नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के रहते हुए कुर्मी जाति से किसी दूसरे को आगे बढ़ाने का कोई चुनावी लाभ हो सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिस पर बीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में चुनाव प्रभारी बनाना, केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाना,
केवल चुनाव जीतने का मामला नहीं है, बल्कि उसके बाद की जो बिहार की राजनीति है उसका एक संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ तो लब और कुश को साध ही रही है, नीतीश कुमार के बाद की जो राजनीति है बीजेपी की बिहार में, क्योंकि एक बात तो तय है, नीतीश कुमार की पार्टी मतलब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो नीतीश कुमार से है। जब तक नीतीश कुमार तब तक जनता दल यूनाइटेड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की ये रणनीति नीतीश कुमार के साथ तो है ही, नीतीश कुमार के बाद की भी राजनीति है। ठीक है, और इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं आप भी बताइए कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।